आज हम लोग भारतीय संविधान के अंतर्गत भाग 2 को पढ़ेंगे। भाग 2 इसको ध्यान रखना है आप लोगों को। भाग 2 का जो संबंध है वो भारत की नागरिकता से। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि नागरिक किसे कहते हैं। नागरिक किसे कहते हैं? देखिए, हम लोग तो भारत के नागरिक हैं, इस बात को आप सारे आदमी जानते ही होंगे। लेकिन राजनीति शास्त्र में नागरिक की परिभाषा अगर आपसे पूछा जाए तो आपके लिए थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। नागरिक किसे कहते हैं? निवासी होना और नागरिक होना ये दो अलग अलग चीजें हैं। निवासी होना, स्थित होना और नागरिक होना अलग अलग चीजें हैं। इसको सामान्य तौर पर आप ऐसे समझ लें कि अभी हम मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति यहाँ पर अमेरिका से आया है, वो 4 दिनों के लिए भारतवर्ष में है, वो भारतवर्ष में स्थित है। वो भारतवर्ष का न तो नागरिक है और न ही निवासी। लेकिन जब भारतवर्ष में कोई व्यक्ति अगर पिछले 10 वर्षों से भारतवर्ष में है तो आप उसको क्या बोलेंगे? आप उसको निवासी बोलेंगे। या कोई हजारों वर्षों से यहाँ पर रहा है तो उसको निवासी बोलेंगे। लेकिन ऐसा हो सकता है कि वो नागरिक ना हो, वह नागरिक नहीं हो, ऐसा हो सकता है। क्योंकि नागरिक होने के लिए आपके पास कई प्रकार की शर्तें अनिवार्य रूप से होती है, जिसको हम लोग लिखेंगे नागरिकता प्राप्त करने के तरीके में। तो वैसे व्यक्ति जिसे किसी भी संविधान के द्वारा, विशेषकर भारत के संदर्भ में भारतीय संविधान के द्वारा प्राप्त सभी प्रकार के विधिक अधिकार प्राप्त है। जो भी प्रदत्त अधिकार है वे जिस व्यक्ति को प्राप्त है उसे सामान्य भाषा में हम नागरिक कहेंगे। अब इसमें एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा कि क्या भारत का संविधान नागरिकता छीनने की इजाजत देता है? तो कुछ विशिष्ट स्थितियों में हम नागरिकता को छीन भी सकते हैं, या कुछ विशिष्ट स्थितियों में हम उनके मौलिक अधिकारों का हनन भी कर सकते हैं। मौलिक अधिकारों का हनन भी कर सकते हैं। तो यहां पर आप लोग ध्यान रखेंगे कि मौलिक हमारे देश में जो संविधान के द्वारा प्रदत्त अधिकार है वो मुख्यतः 3 प्रकार के हैं। मौलिक अधिकार इसमें की सबसे पहले है मौलिक अधिकार। दूसरा हम ले सकते हैं विधिक अधिकार, और तीसरे के तौर पर हम देख सकते हैं कि अवशिष्ट अधिकार। इस अवशिष्ट अधिकार की अगर बात करेंगे तो अवशिष्ट अधिकार ऐसे अधिकार है जो न तो मौलिक अधिकार की श्रेणी में है न विधिक अधिकार की श्रेणी में। उनकी चर्चा संविधान में नहीं की गई है, लेकिन वह सबको प्राप्त है। तो अवशिष्ट अधिकार की श्रेणी में उसको हम लोग रख सकते हैं। तो भारतवर्ष में अवशिष्ट कुछ अधिकार ऐसे हैं जो सबको प्राप्त है, जो भारत की धरती पर आते हैं सबको प्राप्त हो जाते हैं। कुछ ऐसे अधिकार हैं जो निवासियों को प्राप्त होते हैं, स्थित होने वाले को भी प्राप्त होते हैं, और कुछ अधिकार ऐसे होते हैं जो नागरिकों को ही प्राप्त होते हैं। जो भारतवर्ष के नागरिक हैं सबको प्राप्त होते हैं। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि हम प्रत्येक वैसे इंडिविजुअल को या आइडेंटिटी को जिसको समस्त प्रकार का संवैधानिक अधिकार प्राप्त हो उसे नागरिक की संज्ञा में रखेंगे। और इस नागरिक शब्द की जो उत्पत्ति है ना, वो भी थोड़ी सी आप लोगों को जानकारी में दूं कि नागरिक शब्द की जो उत्पत्ति हुई है उसको भी ध्यान रखेंगे। देखिए, इस नागरिक शब्द की जो सबसे पहली चर्चा बहुत ज्यादा व्यापक तौर पर हुई है वो महाजन पद के कालखंड में बहुत ज्यादा, और महाभारत जैसी पुस्तक में, महाभारत की पुस्तक में नागरिक शब्द की कई बार चर्चा हुई। मतलब नगर से यह नागरिक बना है, नगर से यह नागरिक बना है, इसको ध्यान रखना। नगर से नागरिक। और महाजन पद में आप लोगों ने देखा था कुछ समय कम से कम ऐसे प्रमुख शहर थे तो वहां से नागरिक आए। और यहां पर ध्यान रखना है कि यूनान के संदर्भ में क्योंकि एथेंस और स्पार्टा 2 प्रमुख नगर थे, तो वहां पर जो सिटीजन शब्द का प्रयोग किया गया है वह भी इसी अभिप्राय में। यहां पर ध्यान रखना है। भारतवर्ष में नागरिकता संबंधी जो हमारे उपबंध हैं
उसको भाग 2 के अंतर्गत लिखा गया है। और ये बहुत ही ज्यादा चर्चा का विषय बन चुका था उस समय, जिस समय संविधान बन रहा था, क्योंकि वहां पर कई प्रकार की परिस्थितियां उस समय थी। क्योंकि भाग 2 की हम लोग चर्चा करेंगे, कुछ थोड़ा सा बैकग्राउंड को समझेंगे हम लोग, उस समय परिस्थितियां किस तरह की थी देखेंगे। जब भारतीय संविधान बन रहा था तो भारत पाकिस्तान का विभाजन के दंत को भारतवर्ष ने देखा था। भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो शरणार्थी भारत से भी गए पाकिस्तान की ओर और पाकिस्तान से भी भारतवर्ष की ओर आए। क्योंकि इस राष्ट्र का निर्माण, पाकिस्तान का निर्माण धर्म के आधार पर हुआ था। कोई विशिष्ट संस्कृति के आधार पर नहीं हुआ था, किसी विशिष्ट क्षेत्र के आधार पर नहीं हुआ था। इसमें हिंदू मुस्लिम सिद्धांत था, यहां पर ध्यान रखना। अब यहां पर फिर एक बार देखेंगे कि पाकिस्तान की तरफ से भी लोग आ रहे थे, भारत की तरफ से भी लोग जा रहे थे। अब यहां पर एक क्वेश्चन बनता जा रहा था कि पाकिस्तान की तरफ से आने वाले सारे व्यक्तियों को, सारे शरणार्थियों को, जो प्राय हिंदू थे, उनके साथ नागरिक की श्रेणी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो इसलिए भाग 2 के अंतर्गत जितने भी उपबंध है, अनुच्छेद है, वो संविधान सभा ने जिस दिन संविधान को अंगीकार किया उसी दिन से लागू हो गया। संविधान सभा ने जिस दिन से किया था उसी दिन से लागू हो गया नागरिकता संबंधी उपबंध। पूरा संविधान आपका उस दिन लागू नहीं हुआ है, लेकिन नागरिकता संबंधी जो उपबंध है, यानी कि भाग 2 है, जिस दिन संविधान सभा ने संविधान को स्वीकार कर लिया उसी दिन से लागू हो गया। और नागरिकता के संबंध में जो समस्या वहां पर अनसुलझे रह गए थे, तो सबसे पहली बार नागरिकता अधिनियम 1955 में आया। नागरिकता अधिनियम 1955 में आया, यहां भी ध्यान रखना है। सबसे पहले एक व्यापक जो नागरिकता अधिनियम आया वह 1955 में आया। और नागरिकता संबंधी उपबंध में जो संवैधानिक उपबंध था उसमें जो संशोधन सबसे पहली बार किया गया है 1986 ईस्वी में किया गया है। यह भी ध्यान रखना है कि सबसे पहली बार जो संशोधन किया गया है 1986 ईस्वी में किया गया है, नागरिकता संबंधी उपबंध में संशोधन। अब यहां पर 2-3 चीजों को देखना है कि 1986 में ऐसा क्या प्रावधान था, 1986 में क्या घटना घट गई थी। तो देखिए 1971 में जब पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग बना, तो बांग्लादेश के निर्माण के क्रम में बांग्लादेश के शरणार्थी भारतवर्ष आए और शरणार्थियों की समस्या बन गई थी। भारतवर्ष ने उस मुक्ति वाहिनी का सपोर्ट भी, मुक्ति वाहिनी जो बांग्लादेश की सेना थी उसका सपोर्ट भी शरणार्थियों के समस्या के आधार पर ही किया था। अन्य राजनीतिक कारण भी हो सकते हैं, रणनीतिक कारण भी हो सकते हैं। लेकिन 1986 आते आते एक चीज क्या देखी गई थी 1980 के दशक में, विशेषकर कि असम में शरणार्थियों की समस्या ज्यादा बढ़ती जा रही थी। असम में बांग्लादेश के शरणार्थी बहुत ज्यादा रह रहे थे और वहां की जनांकिकी में परिवर्तन आ रहा था। जनांकिकी में परिवर्तन है, उसी परिप्रेक्ष्य में नागरिकता संबंधी अधिनियम किया गया। और एक बहुत चर्चित आप लोगों ने सुना होगा कि अमेंडमेंट ऑफ सिटीजनशिप एक्ट आया था, CAA जिसको कहते हैं, CAA, यह 2019 में आया था। 2019 में ये बहुत चर्चित रहा अपने देश में। हाल फिलहाल में आप लोगों ने देखा था कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया था, जिस एक्ट में भारत के पड़ोस में रहने वाले देशों से, आप भारत के पड़ोस में रहने वाले देशों को देखेंगे तो सबसे पहला नाम आप लेंगे पाकिस्तान का, दूसरा नाम लेंगे बांग्लादेश का। पाकिस्तान और बांग्लादेश विशेषकर आप रखेंगे क्योंकि इसको लक्षित रखा गया था। तो भारत के पड़ोसी देशों से धार्मिक आधार पर जो उत्पीड़ित है, जो उत्पीड़ित लोग हैं, धार्मिक आधार पर जो अल्पसंख्यक है भारत के पड़ोस में, भारत की बात नहीं थी, तो वहां पर उनको भारतवर्ष में नागरिकता देने की बात चल रही थी। क्योंकि तथ्य कुछ विपरीत थे। जब पाकिस्तान का निर्माण हुआ था उस समय जो हिंदुओं का प्रतिशत वहां पर था वो कालांतर में कम होता चला गया। बांग्लादेश में भी ऐसी घटना घटती चली गई। तो पाकिस्तान और बांग्लादेश को विशेष रूप से लक्षित किया गया था कि वहां से अगर हिंदू भारतवर्ष नागरिकता लेने के लिए आते हैं तो उनको नागरिकता मिलेगी। यह बहुत चर्चित रहा था। CAA 2000 देश में कई इसमें देश में हड़ताल भी हुए, कुछ धरने प्रदर्शन भी किए गए, कहीं कहीं हिंसक घटनाएं भी हुई,
इसलिए आप लोगों को यह भी याद रखना है कि सीएए भी जो आया था वह नागरिकता अधिनियम, जो नागरिकता संबंधी जो उपबंध है उसमें संशोधन करने के उद्देश्य से ही आया था। तो अभी तक आपको देखना है कि सबसे पहला जो हमारे पास संशोधन किया गया है 1986 में किया गया है, और सबसे लास्ट में जो हमारे पास आया है वो 2019 में आया है, और नागरिकता संबंधी जो अधिनियम आया है वह 1955 में आया था। 1955 में, ये ध्यान रखना है। इस 1955 के बाद 1986 में पहला संशोधन, और 1986 के बाद नागरिकता संबंधी उपबंध में कई बार परिवर्तन किए गए और कई संशोधन आए, जिसकी चर्चा हम लोग इस क्लास में करेंगे। तो भाग 2 के अंतर्गत अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक की चर्चा है। अनुच्छेद भाग 2 अनुच्छेद 5 यह नागरिकता की परिभाषा देता है। नागरिकता की परिभाषा। अनुच्छेद 6 यह पाकिस्तान से आए हुए व्यक्ति को नागरिकता प्रदान करने की बात करता है। पाकिस्तान से आए हुए व्यक्तियों की नागरिकता से संबंधित, व्यक्तियों की नागरिकता से संबंधित। यहाँ पर ध्यान रखना है कि शरणार्थी जो उस समय लोग विभाजन के कारण इधर से उधर हो रहे थे उसके लिए संदर्भ में है। अनुच्छेद 7 की हम बात करेंगे। अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि पाकिस्तान से तो भारत लोग आए थे, लेकिन भारत से भी तो लोग पाकिस्तान गए होंगे, और ऐसी भी तो संभावना बन सकती है ना कि पाकिस्तान गए और पाकिस्तान में कुछ नहीं किया, या कुछ किसी कालखंड के लिए गए होंगे पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान में प्रवास करने वाले व्यक्तियों की नागरिकता का संबंध इससे अनुच्छेद 7 से। अनुच्छेद 7 लिखेंगे आप लोग, पाकिस्तान में प्रवास करने वाले व्यक्तियों की नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद 7। इसको स्पष्ट रूप से देखेंगे। अब यहां पर देखेंगे कि भारत से अनुच्छेद 8 में एक समस्या को देखेंगे आप लोग कि पहले भारत से पाकिस्तान गए, अब पाकिस्तान से भी भारत से पाकिस्तान गए जाने वाले लोगों के लिए हमारे पास ये है। अब पाकिस्तान से भारत आए तो उसके लिए भी हमारे पास ये था अनुच्छेद 6। अब भारत के लोग तो भारत से बाहर भी रह सकते हैं, जैसे कोई इंग्लैंड में हो, कोई अमेरिका में हो। उस समय इंग्लैंड से ज्यादा प्रवास होता था हमारा। तो अनुच्छेद 8 के अंतर्गत भारत से बाहर रहने वाले भारतीयों की नागरिकता पर चर्चा की गई है। भारत से बाहर रहने वाले, अनुच्छेद 8 भारत से बाहर रहने वाले भारतीयों की नागरिकता पर बल दिया गया, नागरिकता की चर्चा की गई। अब यहां पर आपको ध्यान रखना है 2 चीजों पर। भारत से कोई व्यक्ति अगर जाता है, भारत से बाहर रहता है, अगर उसे किसी देश की नागरिकता मिलती है तो भारतीय संविधान कहता है कि उसे दोहरी नागरिकता स्वीकार नहीं करनी, मतलब भारत की नागरिकता उसे छोड़नी पड़ेगी। यद्यपि बाद के वर्षों में ओवरसीज नागरिकता का कंसेप्ट आया, मतलब भारत की जो नागरिकता है वो एकहरी प्रणाली की है, यह ध्यान रखना है। भारत की नागरिकता एकहरी प्रणाली की है, संविधानतः भी और व्यवहारतः। संविधानतः का मतलब कि भारत वर्ष में जितने भी नागरिक होंगे वो सिर्फ राष्ट्र के नागरिक होंगे, जो हमने यूके से लिया है। और व्यवहारतः अगर आप भारत की भी नागरिक बन जाते हैं और पाकिस्तान के भी नागरिक बन जाते हैं या अमेरिका के नागरिक बन जाते हैं तो दूसरे देश की नागरिकता लेते ही भारत की नागरिकता आपके स्वतः समाप्त हो जाएगी। मतलब अगर आप दूसरे देश के नागरिक हैं तो पहले उस नागरिकता को त्याग करें, उसके बाद भारत की नागरिकता लें। अभी एक फिल्म अभिनेता
अक्षय कुमार के संदर्भ में इस तरह की कुछ बातें हुई थी जो कि आप लोगों ने मीडिया में देखा होगा, क्योंकि कहा जाता था कि उनके पास कनाडा की नागरिकता है, बाद में उन्होंने भारत की नागरिकता ली। ठीक है, तो यहाँ पर अनुच्छेद 8 भारत से बाहर रहने वाले भारतीयों की नागरिकता की चर्चा करता है। और अगर प्रश्न पूछा जाए कि भारत की नागरिकता किस प्रणाली की है, तो आपका जवाब होगा एक हरी प्रणाली। अब हम अनुच्छेद 9 की बात करेंगे। अनुच्छेद 9 में स्पष्ट रूप से वर्णित है कि अगर आप दूसरे देश की नागरिकता लेते हैं तो भारत की नागरिकता स्वतः त्यक्त हो जाती है। मतलब संदर्भ को समझ लेंगे कि भारत का नागरिक अगर दूसरे देश की नागरिकता लेता है, भारत का नागरिक अगर दूसरे देश की नागरिकता को लेता है, कि नागरिकता को स्वीकार करता है, नागरिकता को स्वीकार करता है, तो अनिवार्यतया उसकी भारतीय नागरिकता खत्म हो जाएगी, भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। मतलब भारतीय नागरिकता की जो प्रकृति है स्वतः समाप्त होने के, उसको अनुच्छेद 9 में वर्णित कर दिया गया। यह भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि अगर नागरिकता स्वतः त्याग होता है तो उसके लिए क्या प्रावधान है, किस अनुच्छेद के प्रावधान है। अगर क्वेश्चन ऐसा आता है तो आपका जवाब होगा अनुच्छेद 9। अनुच्छेद 9 में अस्पष्ट रूप से इस चीज का प्रावधान कर दिया गया है, नोट कर लीजिए आप लोग। बढ़े आगे। अब हमारे पास अनुच्छेद 10। अनुच्छेद 10 को आप लोग जरा बारीकी से समझेंगे कि नागरिकता की निरंतरता, नागरिकता की निरंतरता। अनुच्छेद 10 में नागरिकता की निरंतरता की बात की गई। ये नागरिकता की निरंतरता को समझेंगे पहले क्या होता है। अब देखिए, भारतवर्ष में जो नागरिक आप बनते हैं उसमें एक जन्मजात नागरिकता का कंसेप्ट है। जन्मजात नागरिकता मतलब भारतवर्ष के निवासी जो भी लोग संविधान के लागू होने के समय, संविधान के लागू होने के समय भारत में थे, भारत के निवासी थे, उन्हें यह नागरिकता स्वतः मिल गई और उनके बच्चों को नागरिकता के लिए किसी भी प्रकार का आवेदन नहीं करना पड़ा। उनके बच्चों को, उनके संतानों का, और यह क्रम चलता रहेगा जब तक कि उसमें से कोई एक भारत की नागरिकता को त्याग न कर दे। तो नागरिकता निरंतर है। नागरिकता की निरंतरता की जो परिभाषा है वह अनुच्छेद 10 से दी गई है। भारत की नागरिकता अगर किसी व्यक्ति को मिलती है तो वह कुछ समय या कालखंड के लिए नहीं मिलती है। यह समझने की चीज है। अगर आप विश्व के अन्य देशों में जाओगे तो नागरिकता प्राप्त करने के कई तरीके हैं। जैसे कुछ देशों में नागरिकता प्राप्त करने का तरीका क्या है कि आप यहां पर निवेश कीजिए, आप यहां पर निवेश कीजिए। जैसे यूरोप के कुछ देशों में जाकर के आप देखेंगे, अफ्रीका के कुछ देशों में आप वहां पर निवेश कीजिए, आप वहां के नागरिक बन जाए। कनाडा में भी वही कंडीशन है। आप सरकारी सेवा में जाइए, नागरिक बन जाएंगे। आप वहां पर निवेश कीजिए। आप स्कॉटलैंड में जाइए, वहां पर निवेश कीजिए। मतलब वहां पर निवेश के आधार पर नागरिकता है। निवेश की सीमाएं अलग अलग है। अब यहां पर समझेंगे कि यह नागरिकता प्रायः उन देशों में दी जाती है जहां जनसंख्या या जनांकिकी का दर, जनसंख्या वृद्धि का दर कम है, जहां पर आर्थिक विकास की संभावना भी है, तो वहां पर निवेश के आधार पर नागरिकता मिलती है। अब विश्व के कुछ ऐसे देश होते हैं जहां पर जन्मजात नागरिकता मिलती है। जन्मजात नागरिकता की जो बात करेंगे, मतलब उस देश में जो बच्चे जन्म लेते हैं वह स्वाभाविक रूप से, नेचुरली, प्राकृतिक तरीके से उस देश के नागरिक बन जाते हैं, उस देश के नागरिक बन जाते हैं।
जहां पर बच्चे जन्म लेंगे। यहां पर आपको ध्यान रखना है कि भारतवर्ष ने नागरिकता देने की जो बात की है, भारतवर्ष भारतीय संविधान के अंतर्गत मुख्यतः 6 प्रकार से नागरिकता भारतवर्ष में मिलती है, मुख्यतः 6 प्रकार से। उसमें आप देखेंगे कि हम जन्मजात नागरिकता को भी स्वीकार करते हैं। जन्मजात नागरिकता मतलब भारतवर्ष में संविधान लागू होने के समय जो बच्चे यहाँ पर जन्म लिए थे या मूलतः जन्म ले चुके थे, उनकी नागरिकता जन्मजात नागरिकता के संदर्भ में आती है। अब हम लोगों ने देशीयकरण की प्रक्रिया को भी स्वीकार किया नागरिकता के लिए। देशीकरण की प्रक्रिया, ये देशीकरण की प्रक्रिया को आप लोग गौर से समझेंगे। देशीकरण की प्रक्रिया क्या होती है? भारतवर्ष में रहने वाला कोई भी व्यक्ति जो भारतवर्ष में 10 साल तक रहा हो, वर्तमान का संदर्भ 10 साल का है, कि 10 साल तक रहा हो, भारतीय संविधान और भारतीय संस्कृति में भरोसा करता हो। ध्यान से रखेंगे, संविधान और संस्कृति दोनों को भरोसा करता हो। और तीसरा महत्वपूर्ण पहलू है भारत की किसी एक भाषा को जानता। अब भारत की किसी एक भाषा में, संविधान में जो निर्दिष्ट भाषा है उसमें से किसी एक भाषा को जानता, उसे कहते हैं देशीकरण की प्रक्रिया। अब ऐसा मत कह देना कि अंग्रेजी जानता है तो उसके आधार पर हो जाएगा, नहीं। 10 वर्ष की जो प्रक्रिया है उसको 10 वर्ष यहां पर रहना भी होगा, भारतीय संघ में उसको भरोसा भी करना होगा, और साथ ही साथ भारतीय संस्कृति के प्रति लगाव भी दिखाना होगा, और भारत की किसी एक भाषा को, भारत की एक भाषा को, जो भी संवैधानिक भाषा है उसमें से किसी एक भाषा को कम से कम जानना ही, जिसे देशीकरण की नागरिकता कहते हैं। देशीकरण के आधार पर जो नागरिकता प्राप्त होती है ये। तीसरा जो हमारा नागरिकता प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण तरीका है उसको भी देखें, जो वंशगत नागरिकता। वंशगत नागरिकता, इस वंशगत नागरिकता को ध्यान से रखेंगे कि यह वंशगत नागरिकता क्या होती है। अगर बच्चे जन्म लेते हैं तो बच्चे के जन्म से माता या पिता में से कोई एक भारतीय हो। पहले प्रावधान था कि माता या पिता में से कोई एक भारतीय हो। माता भारतीय है तब भी बच्चा भारतीय नागरिक हो जाएगा, पिता भारतीय नागरिक है तो भारतीय नागरिक हो जाएगा, भले ही उसका जन्म भारत की भूमि पर हुआ हो अथवा बाहर। लेकिन 2004 में स्पष्ट रूप से इसको कर दिया गया कि माता पिता दोनों ही भारतीय नागरिक हो, क्योंकि शरणार्थियों की समस्या बढ़ती जा रही थी। तो पहले संवैधानिक रूप से स्पष्ट था कि आपको पास भारत के मतलब जो बच्चे जन्म ले रहे हैं उसके माता या पिता दोनों में से कोई एक अगर भारतीय है तो नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन 2004 में इसको कर दिया गया कि अगर माता पिता दोनों ही भारतीय नागरिक है तब बच्चों को जन्म लेने के बाद नागरिकता मिलेगी। तो इसे हम कहते हैं वंशगत नागरिकता। तो भारतवर्ष में नागरिकता प्राप्त करने के लिए वंशगत नागरिकता की संकल्पना को भी स्वीकार कर लिया गया। अब एक चीज आपको और देखना है कि भारतवर्ष में नागरिकता प्राप्त करने का एक तरीका भूमि विस्तार है। अब इसको समझेंगे, जो भूमि विस्तार क्या होता है। भूमि विस्तार इसको समझेंगे आप लोग। चौथा तरीका है हमारा नागरिकता प्राप्त करने का। अभी तक जो आप लोगों ने पढ़ा है तो नागरिकता प्राप्त करने के भारतवर्ष में जो तरीके को पढ़ा है, तो सबसे पहले आपने पढ़ा है जन्मजात नागरिकता, दूसरा आपने पढ़ लिया है नागरिकता, दूसरा आपने पढ़ लिया वंशगत नागरिकता, और तीसरा आपने पढ़ा है, अभी तुरंत आपने पढ़ा है कि देशीकरण की प्रवृत्ति से नागरिकता, देशीकरण की प्रवृत्ति से। और चौथा जो पॉइंट हमारे पास में आएगा वो भूमि विस्तार से प्राप्त नागरिकता। भूमि विस्तार से प्राप्त नागरिकता। देखिए, भारतीय संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सहिष्णुता के लिए कार्य करेगा नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत। लेकिन भारतीय संविधान ने भौगोलिक विस्तार के लिए भारत संघ को सीमित शक्तियां भी दी है। वैसे भारत के जो राजनीतिक व्यवस्था है या भारत के लोगों का जो स्वभाव है, वो भारत के लोग स्वभावतः शांति प्रिय होते हैं। पूरी दुनिया इस बात को मानती है कि हम लोगों ने उदार चरितालय तो वसुधैव कुटुंबकम का ही आदर्श रखा है।
लेकिन अगर किसी कालखंड में या किसी विशेष समय में, मैं जस्ट उदाहरण के लिए आप लोगों को हम पीओके का नाम लेते हैं। पीओके, ये तो आप लोग जानते ही है कि कश्मीर का हिस्सा जो पाकिस्तान के कब्जे में है उसको पीओके कहते हैं, जो भारत का ही हिस्सा है पीओके। लेकिन अभी पीओके पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर कश्मीर में है। भारत किसी दिन हम मान लेते हैं कि 2027 में भारत पीओके को अपने अंदर में कर लेता है। पाकिस्तान से भारत कश्मीर का वह हिस्सा जो कश्मीर का भारत का हिस्सा है वो पाकिस्तान के कब्जे में है, उसे छीन लेता है। 2027 से कल्पना के तौर पर मैं कर रहा हूं। तो वहां के निवासियों को स्वभावतः नागरिकता प्राप्त हो जाएगी और वह भूमि विस्तार से प्राप्त नागरिकता होगी। हमने गोवा का विलय किया तो गोवा के नागरिकों को, जो उस समय गोवा के नागरिक थे, उसको भारत की नागरिकता प्राप्त हुई तो भूमि विस्तार से प्राप्त हो गई। तो भूमि विस्तार से प्राप्त नागरिकता का संदर्भ आप इस प्रकार समझेंगे कि भारत संघ अगर किसी विदेशी जमीन को या किसी भी भूमि को अधिग्रहित करता है तो वहां के निवासियों को स्वभावतः निश्चित तरीके से नागरिकता प्राप्त हो जाती है, जिसको भूमि विस्तार से प्राप्त नागरिकता कहते हैं। ये नागरिकता प्रदान करने की चौथा तरीका यहाँ पर नागरिकता प्राप्त करने का है। आप लोगों ने इसको विस्तार से समझा। अब यहाँ पर देखना है आप लोगों को, पंजीकरण के द्वारा भी नागरिकता प्राप्त होती है। पंजीकरण के द्वारा देखिए, पंजीकरण यहां पर आप लोगों ने कुछ दिन पहले एक टर्म भी सुना होगा, एनआरसी। एनआरसी 1986 का जो समझौता, 1986 का जो अमेंडमेंट हुआ था, उसके बाद एनआरसी का कंसेप्ट आया देश में, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स बनाने की बात हुई। तो भारत के नागरिक, ऐसे व्यक्ति जो भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं, अगर 6 माह पूर्व किसी प्रकार की सूचना देते हैं और उनके माता पिता में से कोई एक भारतीय हो, इस प्रकार की नागरिकता को हम पंजीकरण के द्वारा प्राप्त नागरिकता कहते हैं। यहां पर ध्यान रखना पड़ेगा कि ऐसी नागरिकता सरकार स्वतः नहीं देती है, व्यक्ति को आवेदन करना होता है। व्यक्ति को आवेदन करना होता है। यहां पर ध्यान रखना है कि अन्य सब में नागरिकता आपको ऑटोमेटिक स्वाभाविक तरीके से मिल जाती है, लेकिन यहां पर व्यक्ति मांगता है, उसके बाद मिलती है। यह चीज आपको देखना पड़ेगा। और उसके बाद एक महत्वपूर्ण नागरिकता आई, जिसको कि आज के संदर्भ में हम लोग कहते हैं ओवरसीज नागरिकता। इस टर्म को भी आप लोग समझ लेंगे, ओवरसीज नागरिकता। प्रायः विश्व के 55 प्रमुख देशों में भारतवंशी है, भारतवर्ष के लोग रहते हैं। कुछ देशों में तो भारतवर्ष के लोग प्रभावी समुदाय के तौर पर है। आप मॉरिशस का उदाहरण देख सकते हैं, आप फिजी का उदाहरण देख सकते हैं, आप सूरीनाम का उदाहरण देख सकते हैं। कुछ देशों में तो हमारे जो भारतवंशी रहे हैं वो औद्योगिक प्रतिष्ठानों में या जो राजनीतिक महत्वपूर्ण पद है उस पर भी रहे हैं। आप अमेरिका की जो एमएनसी है, जिस पर अमेरिका को गर्व है, उसके भी हमारे सीईओ भारतीय ही रहे हैं। तो भारत के लोगों से भारत के मूल जुड़ाव को या भारतवर्ष के लगाव को एक विशेष प्रकार की नागरिकता से व्यक्त किया जाता है, जिसे ओवरसीज नागरिकता कहते हैं। आज के समय जमाने में भारतवर्ष के संस्कृति के वाहक है। आज की परिस्थितियों में वो भारतवर्ष के सच्चे राजदूत हैं। आज आप विश्व में इस स्थिति में हैं कि आपके पास डॉलर का एक जो मुद्रा भंडार, आपका डॉलर अथवा अन्य अंतरराष्ट्रीय मुद्रा में जो आपका बढ़ता जा रहा है, उसमें विदेशों से भेजा गया पैसा सबसे ज्यादा भूमिका निभाता है। 1999 में जब भारतवर्ष पर परमाणु परीक्षण के बाद प्रतिबंध लगाए गए तो 1998 परमाणु परीक्षण हुआ था। प्रतिबंध जो लगाए गए थे उसके बाद हम पर बहुत ज्यादा उसका असर नहीं पड़ा। इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका भारतवर्षी, जो भारतवर्ष के लोग विभिन्न देशों में रहते थे, उसके द्वारा भेजा गया पैसा था, डॉलर था, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा जो हमारे पास जमा होती चली। आज भी हम लगभग में 700 से बिलियन से अधिक अपने पास में डॉलर को रखे हुए। इसके पीछे में कारण यही है कि भारतवर्ष के लोग जो भारत से बाहर रहते हैं वो अपने परिवार के लिए जो पैसे भेजते हैं तो हमारे पास में जमा होता है। इसको हम रेमिटेंस कहते हैं। तो ओवरसीज नागरिकता
ऐसे लोगों को दी जाती है, जिसमें कुछ देशों को, जिसमें कि गल्फ कंट्रीज है यानी कुछ और देश भी है जिनको कि शामिल किया जाता है, वहां पर रहने वाले लोगों को डुअल नागरिकता मिल जाती है, जिसको ओवरसीज नागरिकता कहते हैं। ओवरसीज नागरिकता के जो होल्डर होते हैं, जो ऐसे नागरिक होते हैं, उसे सभी प्रकार के अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं, लेकिन उन्हें भारत भ्रमण की स्थिति में, भारत आने की स्थिति में विशेषाधिकार प्राप्त जरूर होते हैं। तो इस तरह हमारे पास में 6 प्रकार की नागरिकता यहाँ पर आई। अनुच्छेद 10 के अंतर्गत आपने पढ़ा था नागरिकता की निरंतरता। अनुच्छेद 10 के अंतर्गत नागरिकता की निरंतरता को पढ़ा था, नागरिकता की निरंतरता। अब इसका जो सबसे अंतिम अनुच्छेद है अनुच्छेद 11। तो अनुच्छेद 11 के अंतर्गत हम लोग एक महत्वपूर्ण चीजों पर बात करते हैं। अनुच्छेद 11 में स्पष्ट रूप से वर्णित है कि नागरिकता के संबंध में, नागरिकता के निर्धारण के संदर्भ में संसद को अधिनियम बनाने की शक्ति, अधिनियम बनाने की शक्ति। यहां पर आप लोग ध्यान रखेंगे कि नागरिकता कहां है, किसके पास में। तो एक हरी नागरिकता है, एक हरी नागरिकता यानी किस पर संघ ही प्रभावी होगा, संघ प्रभावी होगा। तो नागरिकता के संबंध में जितने भी प्रावधान बने हैं वह संसद से ही बनकर आएंगे, संसद से ही इसके प्रकार के अधिनियम प्रस्तुत हो जाएंगे। 1955 का नागरिकता अधिनियम हो या 1986 का संशोधन अधिनियम हो या 2002 का हो, 2004 का हो, 2005 का हो या 2019 का हो, जो भी प्रावधान आएंगे संसद से ही आएंगे। अब जो चेंजेज आए हैं वर्षों में उसको हम लोग देखेंगे कि क्या क्या चेंजेज आए हैं। कितना मिनट है? अब हम नागरिकता के संबंध में जो विशिष्ट प्रकार के प्रावधान विशिष्ट अधिनियम के द्वारा किए गए हैं उस पर चर्चा करेंगे। अभी तक आप लोगों ने अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 को पढ़ा। साथ ही साथ आपने ये भी पढ़ा कि नागरिकता संबंध में जो प्रावधान है वो नागरिकता, भारतीय नागरिकता कितने प्रकार से प्राप्त हो सकते हैं। अब हम लोगों को पढ़ना है कि नागरिकता संबंधी जो प्रावधान किए गए, अधिनियम आए विभिन्न, उस अधिनियम में क्या अंतर है, जो महत्वपूर्ण अधिनियम है उस सबको देखेंगे। सबसे पहले नागरिकता संबंधी जो महत्वपूर्ण अधिनियम आया 1955 का नागरिकता अधिनियम, नागरिकता अधिनियम, नागरिकता अधिनियम, इसको ध्यान रखना। इस अधिनियम का मुख्य रूप से जो उद्देश्य था वह संविधान लागू होने की परिस्थितियां, संविधान लागू होने की जो परिस्थितियां थी, लागू होने की परिस्थितियां एवं विभाजन के बाद, विभाजन के बाद जो नागरिकता संबंधी प्रावधान आए थे उसको अधिनियमित करना। नागरिकता संबंधी जो प्रावधान थे उसको अधिनियमित करना था, अधिनियमित करना था, ये ध्यान रखना है 1955। और यहां पर ध्यान रखना है कि 1955 के बाद पहला जो संशोधन हुआ था 1986 में, प्रभावी हुआ 87 से यह, लेकिन 86 में यह हुआ था। इसके अंतर्गत जो शरणार्थी समस्या देश में आ रही थी, शरणार्थियों की समस्या, विशेषकर असम में, असम जो समझौता हुआ था उसके प्रतिफल में आया था यह कि शरणार्थियों की समस्या, शरणार्थियों की समस्या से निपटने के लिए नागरिकता के प्रावधान को और स्पष्ट करना था, नागरिकता के प्रावधान को और स्पष्ट करना इसका मुख्य रूप से उद्देश्य था। एनआरसी बनाने की जो पहली धारणा आई थी, किसी प्रकार का एक रजिस्टर बनाने की जो पहली धारणा आई थी वो 1986 से की आई थी। यह ध्यान रखना है कि 1986 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी को ध्यान रखना है।
भारतवर्ष में बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन उस समय में हुए थे 1986-87 में। अब इसको ध्यान रखना है आप लोगों को। अब 1986 के बाद नागरिकता संबंधी जो सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है, वह सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन की बात करेंगे तो 3 दिसंबर 2004 को, 3 दिसंबर 2004 को इसमें ध्यान रखना है। 3 दिसंबर 2004 को ध्यान रखना है। तो 2003 और 2004 दोनों में ही नागरिकता संबंधी अधिनियम आए। अब पहली बार 2004 में ही सबसे पहली बार स्पष्ट रूप से ओवरसीज नागरिकता की व्याख्या की गई। ओवरसीज नागरिकता 2003 और 2004 के नागरिकता संबंधी अवधारणा में 2 प्रकार के कंसेप्ट का आप लोग ध्यान रखेंगे कि यहां और आधार जैसे कार्ड, मतलब जिसको नागरिकता पहचान चित्र कहते हैं, आप मान सकते हैं कि आधार कार्ड, क्योंकि आधार कार्ड एज का प्रूफ नहीं होता है, लेकिन आधार कार्ड को नागरिकता प्रमाण के तौर पर प्रस्तुत किया जाता है। हाल फिलहाल में उसको नहीं माना गया। वैसे मूल निवासी को खोजने के लिए जमीन या बन सके तो नागरिकता पर बल दी गई है। तो आधार कार्ड जैसे नागरिकता पहचान की बात भी इसी अधिनियम से की गई है। नागरिकता पहचान, यह ध्यान रखना है आप लोगों को कि 2003 और 2004 इस नागरिकता संबंधी अधिनियम में ये महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए तो नागरिकता का कार्ड आया। अब इसमें देखना है कि एक नागरिकता संशोधन अधिनियम 2005 में भी आया था। नागरिकता संशोधन अधिनियम, नागरिकता संबंधी अधिनियम, नागरिकता संशोधन अधिनियम, ये 2005 में भी आया था। इसको भी ध्यान रखना है। 2005 में जो ओवरसीज नागरिकता थी उसका विस्तार किया गया था। ओवरसीज नागरिकता का विस्तार किया गया था। आज हम प्रवासी दिवस मनाते हैं। प्रवासी दिवस कब मनाते हैं? प्रवासी दिवस अपने लोग कब मनाते हैं? शायद आप लोगों को पता हो, 9 जनवरी को मनाते हैं। प्रत्येक साल 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है। इसको ध्यान रखना है। प्रत्येक साल 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी को प्रवासी दिवस। और भारत वर्ष के ऐसे व्यक्ति जो भारत से बाहर विशिष्ट ख्याति अर्जित कर लेते हैं, उन्हें बुलाया जाता है, उन्हें सम्मानित भी किया जाता है कि विशिष्ट अतिथि भी बनाए जाते हैं। पंडित राम गुलाम अतिथि भी रहे हैं, मॉरिशस के प्रधानमंत्री रहे हैं। तो अब मैं बताऊं कि 9 जनवरी को क्यों मनाया जाता है। शायद आप लोगों को पता हो कि महात्मा गांधी 1915 में 9 जनवरी को ही भारतवर्ष आए थे। तो उसी प्रतीक के तौर पर 9 जनवरी को ही प्रवासी दिवस मनाया जाता है। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि महात्मा गांधी 9 जनवरी को यहाँ पर आए थे, इसलिए 9 जनवरी को एक प्रतीक दिवस के तौर पर प्रवासी दिवस मनाया जाता है। यहाँ पर ध्यान रखना है एक चीज। उसके बाद आप लोगों को एक चीज और पर फोकस करना है कि 2014 में अपने देश में नाटकीय रूप से बहुत वर्षों के बाद एक मिलीजुली सरकार नहीं, एक दल की सरकार बनी। इससे पहले तो चूंकि गठबंधन का युग था, 1991 के बाद हम लोग गठबंधन के युग को देख रहे थे। तो 2019 में नागरिकता अमेंडमेंट एक्ट आया, जिसको कि नागरिकता संशोधन अधिनियम कहते हैं। इसमें अमेंडमेंट एक्ट आया तो उसमें CAA कहा जाता है और इसका आधार 2014 को रखा गया। 2014 इसको ध्यान रखना है कि नागरिकता का जो आधार रहा 2014। अगर इसमें स्पष्ट रूप से वर्णित कर दिया गया कि इस 2014 के बाद माता पिता दोनों रहेंगे, अगर भारतवर्ष से भारतीय नागरिक रहेंगे तभी उनको नागरिकता मिलेगी, यह स्पष्ट कर दिया। और साथ ही साथ एक प्रावधान सीए में जोड़ दिया गया कि भारत के पड़ोसी देशों में यहाँ पर आप विशेष रूप से देखेंगे पाकिस्तान और बांग्लादेश, लेकिन साथ ही साथ इसमें अफगानिस्तान को भी जोड़ा गया। अफगानिस्तान
पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ये 3 रखेंगे। यहां से जो व्यक्ति आएंगे जो धार्मिक आधार पर भेदभाव के शिकार होंगे, भेदभाव के शिकार, तो उनको धार्मिक आधार पर मतलब हिंदू अल्पसंख्यक वहां पर है, तो वहां से अगर आते हैं तो उनको भारतवर्ष की नागरिकता मिलेगी, ये ध्यान रखना है। लेकिन क्योंकि भारतीय संविधान कुछ राज्यों को अपनी संस्कृति के संरक्षण का अधिकार देता है, तो ऐसे नागरिकों को जो भारतीय संविधान के द्वारा सांस्कृतिक दृष्टिकोण से संरक्षित क्षेत्र है वहां की निवासी नहीं बनाए जाएंगे, इसको भी प्रावधान में रखा गया है। जैसे इसमें आपको देखना पड़ेगा असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, ये ऐसे राज्य हैं जिसके कुछ प्रतिबंधित क्षेत्र है जो वहां के मूल निवासियों के लिए आरक्षित किए गए, तो वहां उन मूल निवासियों के प्रक्षेत्र में ऐसे नागरिकों को नहीं बसाया जाएगा, ये भी ध्यान रखना है। किसी अधिनियम तो आप लोगों ने नागरिकता संबंधी सभी प्रकार के अधिनियमों को देखा, कंपटीशन के दृष्टिकोण से अनिवार्य है आप लोग इसको कवर करें और फिर इसमें से नोट्स बनाएं। धन्यवाद।